हेलो गाइज, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि आज डील करेंगे। जो कि आप लोग 5th क्लास 6th क्लास से रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि कोई भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, मेडिकल हो, नर्सिंग स्टूडेंट है, बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, तो किसी भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब कि फर्स्ट यूनिट जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो कि आज हम लोग डील करेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन, फेज, टाइप्स और फंक्शन और स्ट्रक्चर हम लोग आज डील करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम द प्रोसेस ऑफ इन व्हिच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड द CO2 इज गिवन आउट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग एयर को इन करते हैं और फिर एयर को आउट करते हैं। इसमें एक कंसेप्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए अब रिस्पायरेशन द प्रोसेस ऑफ व्हिच एयर इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट। अब हम लोग एयर यहाँ पर कहीं कहीं लिखा रहता है, मान लीजिए O2 भी डाला रहता है। द प्रोसेस ऑफ व्हिच O2 इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट। O2 इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम लोग जो जब लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो हम मेनली ऑक्सीजन इस पर नहीं लिख सकते कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और छोड़ते वक्त भी एक यहाँ CO2 लिख दिए हैं, लेकिन वो छोड़ते वक्त ही हम लोग एक तरह से नहीं बोल सकते हैं कि हम सिर्फ CO2 ही छोड़ते हैं। हम जितना फिर नाइट्रोजन लेते हैं फिर उतना नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस में आप लिखने का तरीका जो भी हो, आप एयर लिखिए, O2, जैसे बहुत सारा बुक में जो O2 भी डाला रहता है और CO2 भी डाला रहता है, या डायरेक्ट द प्रोसेस ऑफ इन व्हिच एयर इज टेकन इन एंड एयर इज गिवन आउट, इस तरह से भी रहता है। उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलेंगे। और एक आता है वर्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम लोग जब जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं। तो इसका रिस्पायरेशन जो है कि रिस्पायरेशन रेट जो होता है हमारा, सेकेंड है रिस्पायरेशन रेट जो होता है, रिस्पायरेशन रेट 12 से 20 भी बोल सकते हैं, बीट रेट पर मिनट, और 12 से 18 भी बोल सकते हैं। बहुत सारा बुक में 12 से 16 भी लिखा हुआ रहता है। और बच्चों में जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो होता है 20 से 25 के बीच में। और इसका जो उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो है द गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। इंटरनल में है कि द गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो है हमारा लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जिस तरह से आप मान लीजिए हमारा यहाँ से गैस आया, नेजल कैविटी से गैस आया और उसके बाद ट्रैकिया के थ्रू होते हुए हमारा लंग्स में आया, और लंग्स से यहाँ से गैस एक्सचेंज हुआ और फिर बाहर चला गया। तो ये जो है प्रोसेस है यहाँ पर ब्लड के थ्रू और लंग्स के थ्रू हुआ, यहाँ पर ब्लड और लंग्स के बीच में हुआ। तो ये हो गया एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब यही रिस्पायरेशन, अब ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मतलब ऑक्सीजन को ले जा रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाइम छोड़ दिया और उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब फिर हार्ट में जाएगा, पूरा शरीर को छोड़ेगा। अब उसको जो सेल और टिश्यू जो होता है यूज कर लेता है, यूज करके जब उसके बीच में जो रिस्पायरेशन होगा उसको बोलेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन, जो कि ब्लड और टिश्यू के बीच में हो। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो रिस्पायरेशन होगा उसको बोलेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन लंग्स और ब्लड के बीच में जो होगा, और इंटरनल रिस्पायरेशन जो ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। और दूसरा आता है फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन। फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन में एक इंस्पायरेशन है और दूसरा एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन के जगह पे यहाँ पर इनहेलेशन भी लिख सकते हैं और एक्सहेलेशन भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड्स
आता है। एक में फेजेज में आता है इंस्पायरेशन, जो कि इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, और एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं। इंस्पायरेशन में होता है कि हम लोग एयर को लेते हैं एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट से, जो हम एयर लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन जो कि हम एयर को छोड़ते हैं लंग से उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। तो इसमें जैसे होता है कि एयर को हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो इसमें जो होगा एक्टिव प्रोसेस होगा, इसमें एनर्जी खर्च हो रहा है, हम सांस खींच रहे हैं, तो इसमें जो एक्टिव प्रोसेस हो रहा है इसमें हमारा एटीपी खर्च हो रहा है, मतलब इसमें जो एनर्जी लग रहा है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। और इसको हम छोड़ेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे मतलब एक्सपायरेट करेंगे। एक्सपायरेटर मतलब होता है एग्जिट, एयर को जब हम लंग से छोड़ेंगे, लिए तो एनर्जी लगा लेकिन छूट गया, अपने खुद चला गया बाहर, तो इसमें जो रहता है ये पैसिव प्रोसेस है, ये खुद हो जाता है। तो इसमें जो है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च, मतलब एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है। तो और उसके बाद इसमें आता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो हमारा ऑक्सीजन का रेट है, हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितना नाइट्रोजन ले रहे हैं, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले इंस्पायरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 21% O2 रहता है। 21% जो हम एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से एयर ले रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अदर गैस, मतलब कि अदर गैस में CO2 भी मान सकते हैं, हो सकता है, और भी जो गैस है वो 1%। तो 21% ऑक्सीजन हम लिए, 21% ऑक्सीजन लिए, और इसमें 78% नाइट्रोजन, वो भी साथ में, मतलब एक 100 रेंज जो हम रेशियो दे रहे हैं, तो उस रेशियो में 21% हम लोग एयर, जो हम सीधा हम बोल देते हैं हम एयर लिए, सांस लिए, तो उसमें 21% ऑक्सीजन रहेगा और 78% नाइट्रोजन रहेगा और 1% अदर सब्सटेंस रहेगा, अदर गैस रहेगा जो उसमें। और अब छोड़ेंगे फिर कितना, वो तो लेने का प्रोसेस, 21% ऑक्सीजन लिए और 78% उसके साथ नाइट्रोजन भी लिए और 1% अदर गैस लिए, तो उसमें अब फिर छोड़ेंगे कितना, एक गैस एक्सचेंज जो एल्वोलाई में होगा, हम लिए इतना गैस, अब उसके बाद हम 17% O2 जो है छोड़ेंगे, 4% ले लिए, अब 4% यहाँ यूज कर लिया, यहाँ जो ब्लड में है एल्वोलाई एक्सचेंज गैस हुआ, यहाँ पर एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होता है यहाँ पर। इसके बाद जो गैस एक्सचेंज हुआ, इस 4% ऑक्सीजन यूज कर लिया यहाँ ब्लड में, हीमोग्लोबिन के थ्रू जैसे आता है तो उसमें ऑक्सीजन ब्लड में डाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले लेता है, तो वहाँ पर 4% हम यूज कर लिए, तो छोड़ेंगे 17% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन नहीं लेना है, नाइट्रोजन जैसे आया वैसे फिर चला जाएगा, तो नाइट्रोजन 78% लिए, 78% छोड़ देंगे, और उसके बाद हमारा 4% CO2। अब तो इसमें 1% हम अदर सब्सटेंस लिए, मतलब अदर गैस लिए, और फिर 1% अदर गैस यहाँ पर चलिए गया, तो 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बना लिए, तो 4% यहाँ जो हम 21% ऑक्सीजन लिए थे, तो 17% यहाँ छोड़ रहे हैं, तो 4% हम जो ऑक्सीजन यूज किए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से चला गया, यहाँ पर 21% ऑक्सीजन आया, तो हम यूज कर लिए उसमें 4%, तो 17% बचा, तो 17% हम छोड़ दिए। अब फिर ये जो 17% छोड़ दिए, अब उसके बाद ये 4% यूज होने के लिए चला गया, तो वो फिर यूज होके तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, फिर 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहे हैं, वो अदर सब गैस में 1% है, उसी में हम यूज कर रहे हैं, तो ये वो 4% हमारे बॉडी के अंदर हमारा सेल जो है यूज कर ले रहा है उस ऑक्सीजन को, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे रहा है, हमारा जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इतना तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो स्ट्रक्चर जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का, सबसे पहले आ जाता है नेजल कैविटी, हमारा नाक, दूसरा इसमें माउथ कैविटी हम लोग यहाँ पर लिख दिए, मतलब माउथ कैविटी आता नहीं है, और दूसरा है फेरिंग्स, और तीसरा है लेरिंग्स। ये जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर
सीधा रिस्पिरेटरी ट्रैक है। और ट्रैकिया, ब्रोंकियोस, प्लूरा, डायफ्राम, टू लंग्स, एल्वोलाई, ये सब जो है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नेजल कैविटी, एपिग्लोटिस, ये सब अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। और इसके जो ट्रैकिया, ब्रोंकियोस, ये सब जो आता है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है? हमारा नाक, जो कि हमारा नाक का जो नाक के अंदर से हम सांस लेते हैं, फर्स्ट प्रोसेस हम सांस लेते हैं तो नाक से लेते हैं। तो नाक से लेते हैं सांस, तो यहाँ पर भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। हम नाक से लेते हैं तो यहाँ पर भी जो डस्ट उस्ट होता है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है नाक के अंदर, वो बहुत मतलब जो भी डस्ट आएगा उसको रोकने का काम करता है नेजल कैविटी। उसको कोई भी पार्टिकल्स बाहर से आ रहा है तो उसको प्रिवेंट, उससे बचाने का काम करता है। और दूसरा है यहाँ पर फिर फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? जो यहाँ पर दोनों देखिए, यहाँ पर एक खाना खाते हैं वहाँ उसमें भी फेरिंग्स आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स आता है, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी वो फेरिंग्स पास हो रहा है, और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी फेरिंग्स पास हो रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर खाना भी पास हो रहा है, यहाँ पर एयर भी पास हो रहा है, सब कुछ पास। तो ये दोनों के मतलब अलग कौन कर रहा है? दोनों को अलग कौन करती है? यहाँ पर एपिग्लोटिस काम कर रहा है। एपिग्लोटिस एक चापाकल देखे होंगे तो उसमें चापाकल में एक वाशर जैसा मतलब रहता है, जो कि ऊपर नीचे होते रहता है, अपने पानी फेंकता है तो ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पर जब हम खाना खाएंगे तो एयर का ट्रैक को बंद कर देगा, और जब हम एयर लेंगे तो ये खाना के ट्रैक को बंद कर लेगा। तो यहाँ पर कभी कभी होता है कि हम लोग खाना खाते हैं और उस वक्त हमारा जो कुछ पार्टिकल्स जो है फूड का वो चला जाता है एयर ट्रैक में। अब एयर ट्रैक में चला जाता है तो हम लोग छींकने का काम करते हैं, मतलब स्नीजिंग होने लगता है या कुछ भी, मतलब एक तरह से समझिए रिफ्लेक्स होता है। तो उसमें जो होता है एपिग्लोटिस वो काम कर रहा है। आदमी बोल रहा है कि कोई याद कर रहा है, याद तुम नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो ब्रेन काम करता है एपिग्लोटिस, और बंद होने और खोलने में ब्रेन काम कर रहा है, और तुम्हारा नज़र कहीं और है, तुम ध्यान लगेने है कहीं और, तो ब्रेनमा काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो नहीं काम करेगा तो एपिग्लोटिस इंतज़ार में बैठल है, कब सर बोलेंगे, हम खोलेंगे, अपना ऊपर नीचे का जो सिस्टम है करेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रेन, हम लोग कहीं और दिमाग लगेने रहते हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है करना क्या है। तो कभी कभी वो खोलना भूल जाता, तो गैस मतलब जो खाना गैस के रास्ते, मतलब जो एयर के ट्रैक है उसके अंदर चला जाता है। तो इसके वजह से मिस्टेक्स होता है, उसके वजह से हमारा जो खाना है एयर ट्रैक में चला जाता है, उसके वजह से रिफ्लेक्स भी होता है, छींक आता है, मतलब हिचकी आता है। तो इसके कारण ये नहीं कारण है कि यहाँ पर हम किसी की याद कर रहे हैं या हमको कोई याद कर रहा है, याद वो नहीं कर रहा है, तुम याद कर रहे हो। तो ये एपिग्लोटिस है जो कि एक पाथवे है अलग करने का, मतलब खाना प्रिवेंट करता है एयर ट्रैक में कुछ भी जाने से। तो तीसरा है लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो कि बोलने में हमारा काम करता है। और फेरिंग्स जो है ये मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है। ये मॉइस्चर एयर जो हो रहा है तो उसको मॉइस्चराइजर करेगा, ह्यूमिडिफाइंग, मतलब भूमिका हर कोई अपना अपना दे रहा है। तो फेरिंग्स भी अपना दे रहा है। उसके बाद ट्रैकिया है, पर ट्रैकिया एयर ट्रैक है जो कि सीक से एयर गुजर रहा है। अब यहाँ पर एयर गुजर रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसमें जो 16 हाफ सी रिंग होता है, हाफ शेप्ड सी रिंग होता है। जैसे अब ऐसे करके सी शेप्ड 16 रिंग होता है ट्रैकिया में। और यहाँ पर जो है ट्रैकिया में समझ गए, जो कि 16 इसी से एयर गुजरता है। दूसरा है यहाँ पर ब्रोंकी। ब्रोंकी भी एक एयर गुजरने का, जो कि गुजरने का रास्ता है, पाथवे है, ले जाता है लंग्स में। अब यही अगर अलग अलग पार्ट में अलग अलग एक ब्रांच होता है, उसके बाद अलग अलग निकल जाता है स्टीम, उससे पैर में ब्रांच होता है उससे निकल जाता है स्टीम अगली बगली, तो उसको जैसे बोलते हैं ना स्टीम, वो हो जाता है। तो ये ब्रोंकी जो है ये एक है। अब यही, अब इसमें ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो गया तो ये हो गया ब्रोंक्यूल्स, इसी में डिवाइड हो गया तो ब्रोंक्यूल्स। और इसी में अब ये छोटा छोटा हो गया जिसमें ब्लड वेसल्स,
नर्व ये सब पाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे एल्वोलाई। गैस एक्सचेंज एल्वोलाई के बीच में एल्वोलाई ही करवाता है। पूरा जो भी गैस एक्सचेंजिंग है उसमें CO2 ब्लड में ब्लड आया, हार्ट से ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसमें मिल के आया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसमें अब ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा और ये नाक से तक इस रास्ते से ट्रैक होते रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर निकाल देगा। फिर वहाँ से जो हम लिए वो एयर, उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हम ले लिए, ऑक्सीजन एल्वोलाई ये ले लिया, अब वो ब्लड में डाल देगा, तो ब्लड में डाल देगा तो फिर वो अपना चल जाएगा अपना हार्ट के पास, फिर हार्ट से वो अपना पूरा बॉडी सप्लाई करते रहेगा। तो पूरा जब ब्लड आने और जाने का काम है वो ब्लड हार्ट में होता है। कहीं भी बॉडी से अगर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो हार्ट में आएगा, और अगर फिर बॉडी से अब मान लीजिए वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं छोड़ना है तो भी हार्ट में आएगा। तो हार्ट जो है एक जैक्सन है, ब्लड का जैक्सन जो हर जगह छोड़ेगा वहाँ से लेगा। तो ये आने और ले जाने का काम कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। तो हार्ट ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ रहा है और हार्ट भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी छोड़ रहा है। तो वहाँ पर ये प्रोसेस है वो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक आता है डायफ्रागम। तो डायफ्रागम जो है ये जो है एक मतलब दोनों लंग्स के नीचे रहता है। और ये तो दूसरा है कि ये एब्डोमिनल और इसके बीच में डिवीज़न जो मतलब है तो उसको भी सेपरेट करता है। पहला बात सेपरेट करता है, और सेपरेट करने के बाद हम लोग सांस लिए तो ये ऊपर की ओर जाता है, और फिर सांस छोड़े तो नीचे को। प्रेशर जो सांस छोड़ रहा है मतलब ले रहा है तो ऊपर आया, फिर छोड़ा तो नीचे आए। तो इस सांस लेने की ये जब ऊपर उठेगा तभी सांस लेंगे। अब इसके बिना सांस धकलता है, प्रेशर मारता है, तब अब सांस लिए। तो इसमें भी होता है कि कभी कभी मतलब इसका डायफ्रागम में केकरो उल्टा पुल्टा मतलब कि चोट लग गया, उसमें एक्सीडेंट हो गया तो काम नहीं किया। अब जेते जेते मान लीजिए कोई मूवी वूवी में देखते होंगे कि अब उसको थोड़ा सा चोट कहीं लगा और मतलब यहाँ लग गया, अब सांस लेने में असमर्थ हो गया, अब वो सांस नहीं लिया, ख़त्म हो जाता है। तो ऑटोमेटिक कभी हुआ चोट उट कहीं नहीं लगा, मान लीजिए कहीं ब्लड नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी वो डेथ कर गया। तो वहाँ पर जो सांस ही नहीं ले पा, हो सकता है सांस नहीं ले पा रहा होगा। तो और दूसरा है यहाँ पर जैसे प्लीउरा है। तो प्लीउरा जो है एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन जो है लंग्स का मेम्ब्रेन है, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने का और कवरिंग करने का काम करता है। और उसके बाद यहाँ पर एल्वोलाई समझ गए, एपिग्लोटिस समझ गए, ये सारा कुछ हो गया इसमें। अब हम लोग इसका जो इसमें देखेंगे फंक्शन देखेंगे। फंक्शन जो है सबसे पहला गैस एक्सचेंज का है। तो गैस एक्सचेंज आप लोग जान रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ब्लड में मिक्स करके। और यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, जैसे ब्लड आया तो ब्लड के साथ वहाँ पे उसमें हीमोग्लोबिन आया, तो हीमोग्लोबिन कभी कभी जो है कार्बन डाइऑक्साइडों से मतलब एक तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। उसमें जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उससे भी कभी कभी अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि हमारा 1% गैस है उसमें भी आ सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो भी कभी कभी हीमोग्लोबिन को पसंद आ जाता है। जैसे होता है ना कि नज़र कहीं और इशारा कहीं और, तो उसमें कभी होता है कि इसको लेना है ऑक्सीजन, ब्लड में लेना है ऑक्सीजन, और कभी कभी अट्रैक्टिव हो जाएगा दूसरे गैस, कभी कभी वो लेने लगता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये एल्वोलाई काम नहीं करेगा तो दूसरों गैस लेके चल जाएगा तुरंत, और नहीं अथी है यहाँ पर एल्वोलाई बोलता है रुक रुक रुक, चला तू कौन सी लेके जा रहा है रे, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर नहीं लेके जाने देता, वहाँ चेंज करता है, उसको ऑक्सीजन देता है ना। तो अट्रैक्ट होने के लिए हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड भी मन करता है लेके चल जाए, लेके चल जाएगा पूरा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है वही छोड़ देगा। तो यहाँ एल्वोलाई उसको बोलता है कि ना तो नहीं जाने देंगे, इसे पहले प्यूरिफाई करो, फिल्टर करो, तब भेजेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में गैस एक्सचेंज जो कि एल्वोलाई करता है, सबसे पहला बात है रिस्पायरेटरी ट्रैक अगर है तो गैस एक्सचेंजिंग प्रोसेस को ही रिस्पायरेशन बोलते हैं। और दूसरा ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन में जो है स्मेल मतलब हम कुछ भी सूंघते हैं, मान लीजिए यहाँ नेजल कैविटी है, वो क्या कर रहा है,
अगर एक तरह से एयर पाथवे है, दूसरा वो स्मेल भी कर रहा है, वहाँ ऑल्फैक्शन रिसेप्टर होता है जो कि ऑल्फैक्शन का काम करता है। ऑल्फैक्शन रिसेप्टर मतलब कि हम जो कुछ भी चीज़ स्मेल कर पाते हैं तो ऑल्फैक्शन रिसेप्टर की वजह से ही कर पाते हैं। ऑल्फैक्शन, हम मेरे नाक में कुछ है, वहाँ तक ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाएगा रिसेप्टर के थ्रू, फिर वो अपना फीडबैक देगा ये किस चीज़ का स्मेल है। अब सबका अलग अलग स्मेल होता है, तो उस चीज़ का भी यहाँ ऑल्फैक्शन होता है। सोलोइंग जैसे कि फेरिंग्स हमको निगलने में काम कर रहा है, तो निगलने में भी इसमें यहाँ पर कुछ भी हम खा रहे हैं तो इसमें भी निगलने का काम हो रहा है। और तीसरा वोकलाइजेशन मतलब बोलने का काम। लेरिंग्स अब बोलते तो हम मान लीजिए किसके किसके मदद से, मुंह के मदद से, जीभ के मदद से, टंग से बोलते हैं। टंग्स के साथ साथ हम लोग लेरिंग्स वोकलाइजेशन बॉक्स कहा जाता है, मतलब वोकल कॉर्ड भी कहलाता है, वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। तो लेरिंग्स के विदाउट हम लोग बोल नहीं सकते। बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम्हारा जीभ काट देंगे। तुम जीभ क्या काटोगे, यहाँ पर असली खेल तो लेरिंग्स कर रहा है। तो लेरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स क्या कर रहा है, वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर जो है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, तो वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग को रखकर कर रहा है। तो ये कर रहा है फेरिंग्स जो है एक मतलब यहाँ पर वार्मिंग करने का भी काम कर रहा है। अब एयर हम लोग लेते हैं। और दूसरा नेजल कैविटी भी इसमें भूमिका है। यहाँ पर जो होता है कि यहाँ पर जो एक रिसेप्टर होता है कि मतलब कि अब मान लीजिए एयर हम लोग अंदर लिए तो ड्राई एयर होता है, उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल होता है, तो वहाँ पर मतलब वो लोग प्रिवेंट करता है उससे, और उस एयर को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और तीसरे यहाँ पर दूसरा है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर किस ढंग से करता है, तो अब हम लोग गैस लिए, मान लीजिए हम सांस अंदर से बाहर से लिए, एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर लिए और फिर एयर को छोड़े, तो हमारा शरीर का जो एयर है वो कुछ उसके साथ साथ टेम्परेचर भी तो बाहर जा रहा है। तो एयर के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू टेम्परेचर बाहर जा रहा है, तो उसमें रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर का भी इसमें अहम भूमिका है। और कभी कभी यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म भी करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह से कर रहा है, अब हम लोग कुछ भी सांस कहीं ले रहे हैं, वहाँ पर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, अलग ढंग का वायरस है जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू हम लोग का डिजीज काउज होता है, बहुत सारा डिजीज होता है, जो कि जैसे कोरोना वायरस ही अभी तत्काल में बात कर लीजिए, जो कि एक तरह से नेजल कैविटी के थ्रू ही हो रहा था। वो एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब वायरस है जो कि मतलब उस रिस्पायरेटरी पर अटैक कर रहा है, तो लंग्स पे अटैक कर रहा है। और जी, तो वहाँ से ये प्रिवेंट करता है कि वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, तो वहाँ पर हमारा नाक से आया कुछ भी आया तो वहाँ पर एयर में कुछ फंसा लिया, डस्ट है तो एयर जो नेजल कैविटी में एयर होता है वो फंस गया, वहाँ से निकला तो फेरिंग्स में जो म्यूकस रहता है या वहाँ पर जो रहता है वो अपना चिपका लिया, अपना मतलब साइड ट्रेकिया में गया तो वहाँ पर कुछ चिपका लिया, वहाँ पर जो नमी बना हुआ तो वहाँ चिपक गया और वो एक तरह से मान लीजिए कफ के थ्रू फिर निकलता है बाहर, स्नीजिंग के थ्रू निकलता है। तो प्रिवेंट डस्ट तो एयर कफिंग और स्नीजिंग से ही मानेंगे प्रिवेंट करता है। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म भी वहाँ पर जो रोकने बैक्टीरिया को रोकने का और मारने का, किल करने का काम कर रहा था वो कर रहा था। अब हम ये तो सब समझ गए। अब इसमें एक पार्ट यहाँ छूट गया था, इसको जैसे यहाँ पर जो डिवाइड होता है इसको कैर्निया बोलते हैं, कैर्निया, जहाँ से ट्रेकिया जो है ब्रोंकस में डिवाइड, ट्रेकिया के साथ यहाँ पे आता है, उस वो ब्रोंकस में डिवाइड होता है, दो ब्रोंकस अलग अलग वहाँ से गुजरते हैं। अब यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।